टू ये बी बाई 5.6, तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी वो नियरली आपका 20 वॉल्यूम आना चाहिए बेटा ना। ये चेक करिए आप लोग। तो लास्ट टाइम पर ये चीज आपने गौर नहीं किया था हम लोगों ने, ये वॉल्यूम पुट करने की वजह से वो जो आंसर आपका 0.99 समथिंग आ रहा था ना, वो हमारा करेक्ट नहीं था, क्योंकि किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका 10 वॉल्यूम होता है, या 15 वॉल्यूम लिया जाता है, या 20 वॉल्यूम, या 25 वॉल्यूम आप चेक करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और जरा इस पे कर लो। देखिए कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 200 ml, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 200 ml 1.5 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 200 ml 1.5 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत क्विक निकाल के दिखाओ बेटा, को रिलेशन लगा दो। इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू n इनटू मोलारिटी, जो भी आपकी मोलारिटी गिवन है ना वो पुट करिए और उसको b बाई 5.6 से इक्वाइड कर दो। चेक करके बता दो। सीजन बेटा बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताओ। अपने एंड से भी जरा चेक कर लो बेटा ना, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है। ब्लर आ रहा है, चलो थोड़ा सा पैनिक मत होइए, बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वॉल्यूम गिवन है आपका जो है 200 ml 1.5 मोलर H2O2, 200 ml 1.5 मोलर H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है। ईसा ने निकाल दिया 16.8, हिमांशी 16.8, पारुल 16.8। हाँ ये करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो कहीं पर अगर कैलकुलेशन एरर होती है तो बहुत सावधानी पूर्वक बेटा ना, ये तो हमारे कंप्यूटर में स्ट्राइक हुआ इसलिए हमने उसकी पकड़ लिया गलती कहां पर हुई। चलो आपने करंट अफेयर कराते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन बना रहे हैं। एक बार हम एनर्जी फ्लो शीट दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s। नेक्स्ट आप लिखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और ये 7p। नेक्स्ट आप लीजिए 3d, 4d, 5d एंड 6d। नेक्स्ट आपका आता है 4f और ये 5f। आपको एनर्जी का फ्लो डायगोनली लेकर के चलना है, आगे ऐसे बढ़ते चलो, बैक साइड से स्टार्ट करिए। 2p then 3s then 3p 4s then 3d 4p then 5s, उसके बाद नेक्स्ट लीजिए 4d 5p then 6s, 4f 5d 6p एंड
7s, 5f, 6d एंड 7p। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करिए। हमने आपको जैसे दिया ना यहाँ पे, आप लीजिए कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, आर्गन 18, मैग्नीज 25, जिंक 30 और ये लीजिए ब्रोमीन 35। जरा इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फट से लिख दो बेटा। कैल्शियम 20, आर्गन 18, मैग्नीज 25, जिंक 30 एंड ब्रोमीन 35। कैल्शियम अगर आप लिखते हैं तो ये आपका आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये आपका आ गया 3p6 एंड 4s2। यहाँ तक गौर करो, ये आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 ये टोटल हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है ना। और 18 तो आपको पता है आर्गन का होता है ना बेटा, देखो यहाँ पे। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देंगे आर्गन और ये सिंपली 4s2। तो अगर आपका इनर्ट गैस वाला बीच में आता है हिसाब किताब ना, तो आप इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर आप इनर्ट गैस पुट कर दीजिए। जैसे मैग्नीज में आप देखोगे ना, तो ये 25 एंड 18 से ज्यादा है ना, तो 18 के प्लेस पर आप क्या लिख दो, 18 के प्लेस पर आर्गन पुट कर दो और बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें लिख दीजिए। ये हो गया आर्गन 4s2 3d5। इसी तरह से अगर जिंक पर आप आते तो जिंक को जब लिखेंगे तो ये हो गया आर्गन 4s2 एंड 3d10। ये सब लोगों को, आप सभी लोगों को आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बेसिक पर हम नहीं जा रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करके दिखाए। ऐसे ब्रोमीन पर आएंगे तो अभी देखिए आपके इनर्ट गैस जो आपका क्रिप्टॉन है ना उससे कम है बेटा ना, यहाँ पर भी आर्गन ही पुट करना होगा आपको। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, तो ये आपका जैसे ब्रोमीन आया तो आप लिखोगे आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p, ये 5 हो जाएगा। जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक और ब्रोमीन ये सब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाएंगे। तो ये तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस तरह के एनर्जी रूल पर आपके यहाँ कभी भी क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाता है। जो भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है वो आपके हुंस रूल पर आस्क करते हैं। तो जरा हुंस रूल पर आ जाओ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए हुंस रूल। रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंस ने क्या किया ना, इस अबव प्रिंसिपल को थोड़ा सा क्या किया है, इन्होंने मॉडिफाई किया है। भाई एनर्जी रूल ये कहता है बेटा ना कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के ऑर्डर में होना चाहिए। अबव प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल में, वो हमारा एनर्जी करोगे। पर क्या किया, इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के ऑर्डर में आप करें, पर 1 by 1 करें। जब सभी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, तब आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी हुंस ने, वो ये बात कही थी ना, इन्होंने केवल 2 ही कंडीशंस को सबसे स्टेबल माना था।
इन्होंने कहा था या तो ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्ड होना चाहिए या हमारा फुल फिल्ड होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कंडीशन आपको नहीं लेना है। तो अब जरा ये दोनों तीनों पॉइंट से ऐड कर लो। हाँ लिखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in different energy orbital, the distribution of electron in different energy orbital should be 1 by 1, should be 1 by 1 when all the orbital contains at least one electron, then pairing should begin. The distribution of electron should be 1 by 1, and when all the orbital contains at least one electron, when all the orbital contains at least one electron, then pairing should begin. And the third most important point उसे ऐड करिए बेटा, the half filled and full filled orbitals, the half filled and full filled orbitals are said to be more stable, are said to be more stable. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है ना कि वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल है मोर स्टेबल। आपने जैसे अब ये यहाँ पर आपने जैसे लिखा है ना कि P3 is more stable than P4 and P2. Similarly, D5 is more stable than ये आपका D6 and D4. Similarly, F7 is more stable than F8 and F6. ये तो हो गया हमारा हाफ फील्ड कंडीशन। क्या हो गया हमारा हाफ फील्ड कंडीशन। हाफ फील्ड कंडीशन से जो आपका फुल फील्ड कंडीशन होगा ना, इसका मतलब ये कि P6 is more stable than P3, D10 is more stable than D5, इसी तरह से F14 is more stable than F7। तो जो आपका फुलफिल्ड कंडीशन है वो आपका हाफ फील्ड से भी कर होगा, और हाफ फील्ड अगर कंडीशन है ना तो वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा हमारा स्टेबल माना जाता है। तो फ्रेंड्स ने केवल ये दो कंडीशंस की ही बात जो है वो एक्सेप्ट किया था कि या तो ऑर्बिटल आपका हाफ फील्ड है या क्या है हमारा फुलफिल्ड होना चाहिए। इन दो कंडीशंस के अलावा कोई भी कंडीशन इन्होंने स्टेबल नहीं माना है। And why half filled and full filled orbitals are more stable? अब इसको जरा आसानी से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको हमने दिया ना ये D5, अब आपने एक D ऑर्बिटल बनाया और इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए आपने। अब इसको जरा एक 5 कमरों के हॉस्टल से जरा कंपेयर करिए। मान लीजिए ये 5 कमरों का हॉस्टल है और हर एक रूम में एक एक जो है वो स्टूडेंट रह रहा है यहीं पर। तो अब हर एक स्टूडेंट अगर अपनी बात दूसरे के साथ शेयर करेगा ना तो इस हॉस्टल की यूनिटी हमारी बड़ी अच्छी बनी रहेगी। कि ये मान लीजिए 5 कमरे का हॉस्टल है ना और हर एक रूम के अंदर एक एक स्टूडेंट हमारा रह रहा है, सभी बैचलर्स हैं। अब अगर ये स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर करते हैं ना, अपनी बात शेयर करने का मतलब हुआ दे आर एक्सचेंजिंग देयर एनर्जी।
जब अपनी बात शेयर करेंगे ना एक दूसरे के साथ में, तो हॉस्टल की जो यूनिटी है वो हमारी बहुत अच्छी रहेगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ में, और ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 4 के साथ में अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल ये हो गया ना कि 5 into 4 करोगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग हमारी कितनी बन गई? 20 बन जाएगी बेटा ना। हर एक इलेक्ट्रॉन इन 4 के साथ में अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो ये हमारी टोटल एक्सचेंजिंग कितनी हो गई? 20। पर अकॉर्डिंग टू योर बुक वो थोड़ा अलग है बेटा। पहला इलेक्ट्रॉन बताते हैं ना कि 4 के साथ एक्सचेंज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन केवल 3 के साथ एक्सचेंज करता है, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है केवल 2 के साथ एक्सचेंज करेगा, और ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है केवल 1 के साथ एक्सचेंज करेगा, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता है। ये हमारे किताब के हिसाब से है, पर यार ये नेचुरल प्रिंसिपल पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जब ये वाला लेके चलते हैं ना तो पहले के लिए हो गया 4, दूसरे के लिए हो गया 3, और तीसरे के लिए 2, और चौथे के लिए 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग केवल कितने हो गए हैं हमारे? ये 10 हो जाएंगे ना। जबकि नेचुरल प्रिंसिपल से देखा जाए तो 20 एक्सचेंजिंग बनती है। चलो बहरहाल, चाहे नेचुरल से चलिए चाहे आप अपनी किताब के हिसाब से चलिए, नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग जो है ना वो अनपेयर्ड कंडीशन में ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब मान लो आपने D5 की जगह पर D6 ले लिया, आप क्या ले लो? D6 ले लो। आपने देखा कि पहले ही 5 रूम्स के हॉस्टल में सबके सब बैचलर्स रह रहे थे, पर इन्हीं के बीच में एक कपल आके रहने लगा। तो ये जो 4 हमारे बैचलर है ना, इन चारों की नजर इस पर क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी बेटा ना। इसका मतलब ये चारों इसके साथ कोई मेलजोल नहीं रखना चाहेंगे, तो इसकी एक्सचेंजिंग क्या होगी एनर्जी की? वो रुक जाएगी बेटा ना। तो आप टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग देख लो। अब हर एक इलेक्ट्रॉन केवल 3 के साथ एक्सचेंज करेगा ना नेचुरल प्रिंसिपल के हिसाब से, तो 4 into 3, अब इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग कितने हो गए? 12 हो गए बेटा। और पहले जब नेचुरल प्रिंसिपल से देखा था तो कितने थे हमारे? वो 20 थे ना। अब यहाँ पर देखो, और किताब के हिसाब से चलोगे तो पहला जो है वो 3 के साथ एक्सचेंज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन केवल 2 के साथ एक्सचेंज करेगा, और ये लास्ट वाला केवल 1 के साथ एक्सचेंज करेगा। तो 3 + 2 + 1 इसका मतलब 6 हो गए, मतलब हाफ हो जाएगा बेटा। तो ये तो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग पहले देख रहे थे अकॉर्डिंग टू योर बुक, 10 के जगह पर अब कितने हो गए? 6 ही हो गए बेटा ना। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग जब कम हो जाएगी तो एनर्जी का एक्सचेंज कम हो जाएगा, इसलिए ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाती है। पर यहीं पर अगर आप D10 लेते हैं ना तो इसको भी जरा गौर कर लो। अब इस 5 कमरे के हॉस्टल में सभी कपल आकर के रहने लगे, तो अब आप यहाँ पर बॉयज बॉयज के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे, गर्ल्स गर्ल्स के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे बेटा। इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरल प्रिंसिपल डबल हो गया। के साथ में चले ना तो 10 आपके स्टेडी स्पिन वाले और 10 हमारे एंटी स्पिन वाले कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो टोटल एक्सचेंजिंग यहाँ पर बुक के हिसाब से 20 और नेचुरल प्रिंसिपल के हिसाब से ये 40 माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फुलफिल कंडीशन है ना तो वहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग जस्ट डबल हो जाएगी। साउंड प्लीज वेट बेटा प्लीज। थोड़ा सा वेट करिए, कभी कभी सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है ना।
अब देखो बेटा कैसी है, साउंड कुछ आ रहा है? हाँ अभी रिपीट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। ऑडिबिलिटी सही हुई, जरा चेक करना बेटा। चलो ऑडिबिलिटी ठीक आ रही है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बात जो है। ओके हमने कहा कि जैसे अनपेयर्ड कंडीशन होता है, जैसे डी ऑर्बिटल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन 4 के साथ में अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग हमारे 20 बनते हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग इसको आधा कर दो, इसका मतलब 10 एक्सचेंज हो जाएगा। पर D6 जैसे आप लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है केवल आपका, भाई जैसे आपने एक पेयर कर दिया ना, तो अब ये किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करता है, केवल ये 4 आपके बचे, तो हर एक मान लो 3 3 के साथ एक्सचेंज करता है तो 12 हो जाएगा। पर अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक चले तो केवल आपके 6 रहेंगे। पर फुलफिल्ड कंडीशन में जब आप देखोगे ना, तो आपके हर एक इलेक्ट्रॉन जो आपके सेम स्ट्रिंग में है, ये और इसको लीजिए जो पहले स्ट्रिंग में है ना, तो ये आपके पता है 20 एक्सचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल प्रिंसिपल, पर बुक के हिसाब से आपके 10 रहेंगे, और एंटी पैरेलल वाले भी हमारे 10 ही एक्सचेंज बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग हमारी 20 हो जाएगी। फुलफिल्ड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू योर बुक 20 एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है, और हाफ फिल्ड कंडीशन में 10 की पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही आप पेयर्ड कंडीशन लेते हो बेटा ना, तो वहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग हमारी रिड्यूस होती जाती है, और जब नंबर ऑफ एक्सचेंज आपका रिड्यूस होगा तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लीजिए, देखिए हाफ फिल्ड, in half filled and fulfilled condition, in half filled and fulfilled condition the exchange of energy is maximum, in half filled and fulfilled condition the exchange of energy is maximum, fulfilled condition is more stable than half filled condition, fulfilled condition is more stable than half filled condition. इस अबाउ इस रूल पर बेटा ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, और इसके 2-3 तो बड़े कॉमन एग्जांपल है, जरा उनके कॉन्फ़िगरेशन देख लो। एक तो आप लेते हैं ना जैसे क्रोमियम 24, अब अगर एनर्जी रूल पर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाए ना, तो ये होता है आर्गन 4s2 3d4। आपको पता है ना कि s ऑर्बिटल की एनर्जी d ऑर्बिटल से काफी कम होती है। आप देख रहे हैं s ऑर्बिटल फुल फील्ड है और d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है बेटा ना, इस s ऑर्बिटल से कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दो ना, तो हम भी हाफ फील्ड हो जाएगा और आप भी हाफ फील्ड हो जाओगे ना, और ऐसे केस में दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज हो जाएगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बदल करके ऐसे लिख देते हैं ना, दिस इज आर्गन 4s1 एंड 3d5। तो ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। मान लो अगर कॉपर लेते बेटा ना 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर एनर्जी रूल के बेसिस पर बनाते हो तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d9, 4s2 3d9। पर हम यहाँ जब कुंड रूल लगाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, और ये हो जाता है 4s1
3D टेन। तो ये दो तो बड़े ही कॉमन एग्जाम्पल है और आप सबको पता है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन आप बना करके दिखा दो। कॉपर 24, कॉपर सॉरी क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। रूल के बेसिस पर बनता है आर्गॉन 4s2 3d4। पर हमने आपको सिखाया कि हाफ फील्ड कंडीशन आपका मोर स्टेबल माना जाता है बेटा ना, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा आर्गॉन 4s1 3d5 में। बिल्कुल इसी तरह से अगर कॉपर 29 की बात करें ना, तो ये आर्गॉन 4s2 3d9 आपका एनर्जी रूल के बेसिस पर बनेगा आर्गॉन 4s2 3d9। पर जैसे ही हम इसे हुंस रूल पर बेस करते हैं ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल करके आर्गॉन 4s1 3d10 आप कंसीडर करते हैं। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स के जरा कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए। जैसे आप लीजिए यहाँ पर मॉलिबेडनम 42, सिल्वर 47, पैलेडियम 46, प्लेटिनम 78 और गोल्ड आप लीजिए 79। जरा इन सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ड्रॉ करिए और हुंस रूल को अप्लाई करिए बेटा। मॉलिबेडनम 42, सिल्वर 47, पैलेडियम 46।
अगर आप लेते हैं मोलिबेडनम 42, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आइए, आप ये लिखेंगे क्रिप्टॉन 5s2 और ये हुआ 4d4। मॉलिबेडनम का अगर एनर्जी रूल के बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 5s2 4d4 होता है, पर ये आपका चेंज हो जाएगा बेटा ना, इसको हम लिख देंगे क्रिप्टॉन 5s1 और ये आपका 4d5। बिल्कुल इसी तरह से क्रिप्टॉन थोड़ा पैलेडियम है, प्लेटिनम और गोल्ड का इनका भी कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। हाँ, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो बेटा फटाफट। सिल्वर 47 का बनाओ। सिल्वर 47। हाँ, क्रिप्टॉन का ये हो गया आपका सिल्वर का 5s1 4d10, 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे बेटा, बहुत अच्छे। जब आप पैलेडियम 46 पर आते हैं बेटा ना, इस पर पैलेडियम 46, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी रूल ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 और ये 4d8। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हम s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जंप कराए ना, तो भी आपकी ये हाफ फील्ड यानी फुल फील्ड कंडीशन नहीं आता है बेटा ना, तो ये एलिमेंट पूरा का पूरा कुंड्स रूल को भी वायलेट कर देता है और ये आपका चेंज हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s0 और 4d10 में। यहाँ पर s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। पैलेडियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटा ना, तो s ऑर्बिटल को आप बैकेंड कर दो और जो d ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड कर दीजिए। बिल्कुल सही। इसी तरह से जरा प्लेटिनम पर चलो बेटा, प्लेटिनम 78 पर, प्लेटिनम 78, प्लेटिनम 78। प्लेटिनम 78 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अब इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हमारा जीनॉन होता है, जीनॉन। और यहाँ पर 4f14 और ये 6s2 और 5d8 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रूल ये हमारा बनेगा जीनॉन 4f14 6s2 5d8। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे कनेक्टिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है बेटा, ये भी हमारा बदल जाएगा और ये हो जाएगा xenon 4f14 6s0 एंड 5d10। ये हो गया xenon 4f14 6s0 एंड 5d10। और जब आप गोल्ड 79 लेंगे, इसका मतलब प्लेटिनम भी हमारा कुंड्स रूल को वायलेट करता है बेटा। भैया आपका एक आपका ब्रैकेट हो गया और दूसरा हमारा फुलफिल हो जाता है।
29 में केवल एक इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करिए डी के अंदर, तो ये आपके हुंस रूल पर बेस्ड होगा। गोल्ड का लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6s1 5d10। एनर्जी रूल के बेसिस पर ये आपका बना इस तरह से 6s2 5d9, और ये कंफिगरेशन बदल करके ऐसे लिख दो xenon और f14 6s1 and 5d10, 6s1 5d10। डिवाइड करते हैं, पर बाकी एलिमेंट्स में हाफ फिल और फुल फिल कंडीशन का रूल लग जाता है। कुछ और एलिमेंट्स हैं बेटा ना, जैसे आप लेते हैं ना रुथेनियम, रोहोडियम और ये आपका पैलेडियम, तो ये होता है 46, ये हमारा है 45 और इसको आप कहते हैं 44। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हुंस रूल को वायलेट करते हैं, रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम। इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन जब भी बनाया जाता है ना, इन तीनों के कॉन्फ़िगरेशन पर हुंस रूल का वायलेशन होता है या हुंस रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, रुथेनियम 44, रुथेनियम 44 का जरा लिख के दिखाओ। रुथेनियम 44। आप यहां पर लेते हो जैसे रुथेनियम, ये इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है हमारा क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद में आपका आ जाएगा ये 5s2 4d, तो 36 2 38 हो गया। उसके बाद में यहाँ से 6 बचे ना, तो ये हो गया हमारा 46। क्रिप्टॉन 5s2 4d6 पर ये कंफिगरेशन आपका बदल जाता है, क्रिप्टॉन 5s1 और 4d7। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, पर एक इलेक्ट्रॉन जब हम d ऑर्बिटल में यहाँ जो है शिफ्ट कर देते हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से ये जो रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ना लिख सकते हैं, ऐसा कर देते हैं। आप रुथेनियम लेते हो ना, ये आप बताते हैं क्रिप्टॉन 5s, ये 4d7, इसको भी बंद करके 48 कर दो, बंद कर दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और हमारा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। फोर्टी सिक्स 5s2 होगा, पर वो चेंज कर देना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दो। रुथेनियम रोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से आप अपने d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दीजिए। देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज।
रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम, रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम, ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो हुंस रूल को वायलेट करते हैं, ये कोई भी हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रुथेनियम का जब आपने कन्फिगरेशन लिखा बेटा ना, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इलेक्ट्रॉन पड़ेगा 246 होना चाहिए, और यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन बदल करके सारे इलेक्ट्रॉन 47 कर देते हैं। ये आपके हुंस रूल को वायलेट करता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो हमेशा बताते हैं हमेशा ये पार्टिकल कंडीशन है, ताकि ए में एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाने के वजह से ये जो है ना मोर स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से रुथेनियम का भी आपको बना दे, रोहोडियम का भी बनाना है बेटा, रोहोडियम, इसमें भी आप 5:47 करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें शिफ्ट कर दो। ये हमारे हुंस रूल को वायलेट कर रहा है बेटा। हुंस रूल पर केवल तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, रुथेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम, इनपे कोई भी रूल नहीं रहता है। पर डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा थी बेटा, इसलिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जो डी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तीनों हमारे एक्सेप्शन है, ठीक है। प्लेटिनम भी आपके एक्सेप्शन में आता है बेटा, ठीक है। आपसे किसी दूसरे एलिमेंट का रूल आपको नहीं लगाना है, केवल जितना हमने आपको बनाया है बेटा केवल इन्हीं को फॉलो करके चलना है। हाँ, D7 is more stable than D6। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। D7 is more stable than D6। तीनों एलिमेंट्स हमारे एक्सेप्शन है, तो केवल जितने आपको एलिमेंट्स हम देख रहे हैं केवल इन्हीं को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा था हुंस रूल। नेक्स्ट टॉपिक डालिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सारे रूल्स को एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। भाई एनर्जी रूल ये कहता है बेटा ना कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के ऑर्डर में होना चाहिए। किसी भी ऑर्बिटल में आपको पुट नहीं करना है। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से any orbital cannot hold more than 2 electrons। इस प्रिंसिपल में एक पॉइंट ऐड कर दो। According to this principle, according to this principle
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे एक पॉइंट ऐड करो बेटा। According to this principle, any orbital cannot hold more than 2 electrons. Any orbital cannot hold more than 2 electrons because any 2 electron cannot have all the set of quantum numbers समग समग क्या है? किसने लिखा ये? समग नहीं आ रहा। I repeat the sentence. या पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से मच बफरिंग any orbital cannot hold more than 2 electrons. Any orbital cannot hold more than 2 electrons because any 2 electron, any orbital cannot hold more than 2 electrons because any 2 electron cannot have any orbital cannot hold more than 2 electrons because any 2 electrons cannot have all the set of quantum numbers identical. अब यहाँ पर एक हमारा आ गया बेटा ये क्वांटम नंबर। तो जब तक हम क्वांटम नंबर नहीं सीखेंगे तब तक हमारा n+l रूल नहीं अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, पाउली ने कैसे प्रूव किया कि ये जो है किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो चीज भी क्लियर नहीं हो सकती है। तो क्वांटम नंबर को आज सिर्फ हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अगला टॉपिक डाल लो बेटा, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जैसे मान लो ये कोई एटम है बेटा ना, ये आपको पता है सेल है, ये हमारी सबसेट है, ये सबसेट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर ऑर्बिटल भी बताया जाता है। सेल सबसेट ऑर्बिटल। अगर हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है ना, तो इलेक्ट्रॉन तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉन का सेल पता हो, सबसेल पता हो और उसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए। किसी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन का सेल नंबर, सबसेल नंबर और उसका ऑर्बिटल नंबर हमें पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं
जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन एटम के अंदर फाइंड किया जा सकता है। तो क्वांटम नंबर से आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो the numbers which are used to determine correct position of inside an atom। So the numbers which are used to determine correct position of an electron inside an atom, वो नंबर जिसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन फाइंड करते हैं ना एटम के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स बोला जाता है। तो क्वांटम नंबर को हम लोग अगले एपिसोड में रखते हैं बेटा। हम थोड़ा सा टाइमिंग को चेंज करके देखते हैं। इसमें जो है कनेक्टिविटी आपका जो है ना वो 9:30 ये आपकी बड़ी डिस्टर्ब करती है बेटा मॉर्निंग में। टाइमिंग मॉर्निंग में अगर हम लोग टाइम थोड़ा करना तो ठीक रहेगा। चलो कोशिश करते हैं बांटना। इधर जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत गड़बड़ हो जाती है, ना ब्रॉडबैंड सही से आता है, ना ही आपके दूसरे मोबाइल से काम चल रहा है। चलो ओके बेटा बाय।